जी। पवन जी नमस्कार। और मैं अभी फेसबुक लाइव पे हूँ आपके साथ। और ये एक सिलसिला है जिसमें आप पूरी दुनिया से मुखातिब और रूबरू होते हैं जी और आपके बारे में बातें होती हैं आपसे। तो सबसे पहले हम लोग हिसार में हैं जी और हिसार में यशपाल शर्मा के सौजन्य से या कह लें उनकी मेहनत से एक हिसार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। हाँ जी और जहाँ कल मैंने आपकी बहुत ही ख़ास फिल्म और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मोहम्मद देखी कि शायद करीब मोहम्मद नाम है उसका जी जी फिल्म का, जी लेकिन नाम के लिए हम लोग मोहब्बत कहेंगे। जी मोहम्मद मोहम्मद और मोहब्बत एक साथ जा रहा जी है। तो पहले तो ये बताएं कि हिसार का अनुभव कैसा रहा और ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को आप कैसे देख पा रहे जी हैं। देखिए, फेस्टिवल में तो हम लोग काफ़ी फेस्टिवल में जाते हैं, लेकिन यहाँ की खासियत सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत घरेलू लग रहा है, बहुत अपनेपन वाला फेस्टिवल लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि किसी के मेहमान आए हुए हैं और वो है ये है, कुछ नहीं है। बहुत इजी, बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही प्यार के साथ ये फेस्टिवल चल रहा है। और मजे की बात है कि अभी ये दूसरा है, और दूसरे में ही अगर इस लेवल तक ये ले आए हैं चीज़ों को, बहुत ही बुद्धिजीवी लोग आए हैं, अच्छे फिल्म मेकर आए हैं, अच्छी डिस्कशन हो रही है, अच्छी फिल्में आ रही है, तो आगे चल के तो फिर मतलब इस फेस्टिवल का शायद तीसरा और चौथा और पांचवा छठा तो रंग ही बिल्कुल अलग होगा। जो शायद कई फेस्टिवल आज 10वें में भी जा रहे हैं तब भी उनमें वो रंग नहीं है। तो बहुत बिल्कुल। मोहब्बत का रंग है, बहुत प्यारा रंग है, और फिल्म देखने वालों का रंग है। इतना बड़ा ऑडिटोरियम है, 4-5 हजार का सीटें हैं उसके अंदर, फिर भी 2 से 3 हजार लोगों का बैठना, फिल्म को देखना, प्यार से उसको सराहना, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना, डिस्कशन करना, ये अपने आप में एक बहुत अनूठा जी जी। एक्सपीरियंस है। नहीं, जब जिस देश में मामी हो रहा हो, जिस देश में इफ़ी हो रहा हो, जी कलकत्ता में फेस्टिवल है, तिरुवनंतपुरम में है, जी जी समहाउ माना जाता है कि हरियाणा का कल्चर से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, जी ये तो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं। जी 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 हाँ। जी और वहाँ पे इस तरीके का फेस्टिवल होना एक शुरुआत, भले ही अब वो नन्हे कदमों से चल रहा है, लेकिन एक सही दिशा में जाने की कोशिश। और एक चीज़ जो मुझे उत्तर भारत का होने की वजह से मुझे बार बार खलती है कि अपने यहाँ सिनेमा कल्चर जी उस ढंग से डेवलप नहीं हो पाया जैसा कि बंगाल में हुआ या केरला में हुआ या दूसरे ऐसे साउथ में ज़्यादा हुआ, यहाँ मुंबई में भी हुआ। जी लेकिन पूरे उत्तर भारत में सिनेमा को लेके एक विरक्ति सी रही, थोड़ी घृणा भी रही लोगों को जी कि बहुत ही भांड और बहुत ही गंदे हाँ किस्म का हाँ काम है। अब धीरे धीरे ये चीज़ें बदल रही हैं, तो ऐसे फेस्टिवल का क्या रोल बन जाता है और इससे वास्तव में कुछ फ़ायदा होता है। जी, मुझे लगता है ये जो सवाल है इसका सबसे बड़ा जवाब शायद ये फेस्टिवल ही है, और ये फेस्टिवल है जो जन चेतना ला सकता है फिल्मों के प्रति। क्योंकि थिएटर में तो लोगों ने लगनी है, थिएटरों तक बहुत सी ऐसी फिल्में जो यहाँ पर आती है जो थिएटर में आती ही नहीं है, खासकर जी। हिसार के थिएटर में तो आएगी ही नहीं, नहीं, बिल्कुल। हरियाणा के थिएटर में तो दिखाई नहीं जाएगी। वो बॉम्बे के मल्टीप्लेक्स में लगेगी 4 थिएटर में, और 4 लगेगी दिल्ली के अंदर, जी जी। तो उसके अंदर तो लोग नहीं देख पाएंगे, उनके पास पब्लिसिटी के इतने साधन नहीं है कि पूरे हिसार के लोगों को इकट्ठे करके पब्लिसिटी करके लोगों को थिएटर तक पहुंचाएं। अगर लगेगी भी तो थिएटर में कोई देखने नहीं जाएगा हिसार में, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा उस फिल्म के बारे में। तो फेस्टिवल का सबसे बड़ा मकसद शायद यही है कि लोगों को जागरूक करना, जी जी। सिनेमा के प्रति जागरूक करना, उनको एक देखने की आदत डालना, और अच्छा सिनेमा क्या हो सकता है, दूसरे का सिनेमा क्या हो सकता है। अगर हम हरियाणवी फोक में ही और हरियाणवी फिल्मों तक ही रहेंगे तो सिनेमा डेवलप नहीं होगा। सिनेमा को डेवलप करने का मतलब ये है कि हम माजिद मस्जिद की फिल्म भी देखें, बड़े बड़े लोगों की फिल्में देखें, अलग अलग टेस्ट की फिल्में देखें, उससे फिर हमारा सिनेमा भी डेवलप होता है, हरियाणवी सिनेमा भी डेवलप होता है, क्योंकि देखने से बहुत फर्क पड़ता है। देखना भी अपने आप में एक सीखना है, और सीखने की प्रतिक्रिया में इस फेस्टिवल का बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा। और कोई सोच नहीं सकता था पिछले 10 साल पहले कि हिसार में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा, यहाँ पर बाहर बाहर से इतने विदेशों से लोग आकर के वो फिल्में दिखाई जाएगी। तो बहुत बड़ी क्रांति है ये फिल्मी लाइन के अंदर। और ऐसे फेस्टिवल जितनी छोटी छोटी जगह, छोटे छोटे स्टेट में, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में होते जाएंगे, तो जिस तरीके की फिल्में एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्में जो बनती है, उनके लिए बहुत बड़ा रास्ता और मार्केट खुलेगा। और इवन पॉलिटिकली भी पॉलिटिशियन को भी मालूम नहीं है। हम कई बार उनको दोष देते हैं, आप कुछ नहीं करते हो स्टेट के लिए, कुछ नहीं करते, लेकिन हम लोग कितना उनके पास जाते हैं, कितने उनके पास सिनेमा लेके जाते हैं, अपनी तरफ से कुछ करके जाते हैं, फाइल बना के जाते हैं। हम लोगों में की भी कमियां हैं। तो ये फेस्टिवल के जरिए उन लोगों से भी मुलाकात है, उन लोगों को भी जागरूक होने का एक तरीका। अरे यार, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, ये फिल्म हम देख रहे हैं, हम भी अपनी स्टेट के लिए कुछ करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन एक रास्ता यहाँ से खुलता है। बेशक अभी नहीं खुलेगा, अगली साल खुलेगा, उससे अगली साल खुलेगा, लेकिन
लेकिन ये प्रयास फेस्टिवल होने चाहिए और ऐसी जगह पर ही होने चाहिए जहां ये विधा अभी तक डेवलप नहीं है, जहां सिनेमा डेवलप नहीं है। उसके लिए इन फेस्टिवल का महत्व बहुत बढ़ जाता है। दिल्ली और बॉम्बे में करने से उतना महत्व नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो लोग देखते हैं, वो लोग जानते हैं रोज प्रेस के बारे में, वो लोग फिल्म मैगजीन भी पढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में कोई फिल्म मैगजीन भी आती होगी। या फिल्म के बारे में पढ़ेंगे तो शाहरुख खान और आमिर खान और जो स्टार हैं उन लोगों का फोटो देख के ही आर्टिकल पढ़ेंगे। कोई मेरा आर्टिकल देख के कोई फिल्म नहीं पढ़ेगा, यहाँ पर नहीं देखेगा। लेकिन फेस्टिवल के जरिए हो सकता है कि मैंने जो बनाया है उसको भी लोग पढ़ें और पसंद भी करें और उसके ऊपर बात भी करें, उसकी बुराई भी करें, डिस्कशन भी करें। तो फेस्टिवल का बहुत बड़ा हिस्सा है जो पूरे हरियाणा के लिए ये हिसार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ी सीढ़ी बनेगी हरियाणा के अंदर फिल्म इंडस्ट्री के लिए, फिल्म पॉलिसी के लिए, पॉलिटिशियन के लिए, आम लोगों को जागरूक करने के लिए। जी। और मैं खास करके मतलब हिंदी फिल्मों में जो एनएसडी घराना है, मैं उसको एनएसडी घराना कहना पसंद करूंगा। उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त है। कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ अप्रत्यक्ष है, कुछ के नाम हमें मालूम है, कुछ नामालूम से लोग हैं, हाँ, लेकिन सारे लोग गैर मामूली काम कर रहे हैं, जिसमें से एक आप भी हैं। एनएसडी का एक्सपीरियंस कितनी मदद करता है आपको? आपका झुकाव फिल्मों की तरफ हुआ और शुरू से ही आप इस विधा में काम कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल मीडियम में काम कर रहे हैं, थिएटर की तरफ आप नहीं गए। एक तो ये ट्रांजिशन बहुत संक्षेप में क्यों हुआ, हाँ, और फिर फिल्मों में आए तो कैसा अनुभव रहा? देखिए, बेसिकली कलाकार हैं। जब थिएटर कर रहे थे तो देखा कि यार हम अपनी बात कहने के लिए, वहाँ भी साधनों की कमी थी, वहाँ भी सारी परिस्थितियाँ वैसी होती थी। लेकिन जब हम फिल्म लाइन के अंदर शुरू हुए तो हमें लगा कि यार ये माध्यम भी ऐसा है जो हम अपनी भड़ास, अपने दिल की बात, जो हम चाहते हैं, एक चेतना की बात, कि हम कोई समाज के अंदर कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं, लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा कर सकते हैं, जो थिएटर भी करता है और फिल्म भी करता है। सिर्फ ये है कि हमको छांटना है कि हमारा बैकग्राउंड थिएटर का रहा है, हमारा स्टाइल थिएटर का रहा है, उसको जो हमने सीखा है हम कैसे इस विधा के अंदर शामिल करते हैं। तो हमने दोनों चीज़ों को टाई करने की कोशिश की है। और जहाँ तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सवाल है, तो उससे एक लिंक बनता है। तो जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जितने एक्टर्स हैं, उनके पास जब भी मैं अप्रोच करूंगा वो तहे दिल से मेरे साथ आने के लिए आएंगे। उनको लगेगा यार कुछ सेंसिटिव ही काम करेगा, ये कुछ सिर्फ पेड़ों के नीचे नाच गाना गाने की फिल्म नहीं बनाएगा, ये हो सकता है कुछ ऐसी जो हम करना, सबके दिलों में भड़ास है। और वहाँ अगर वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए ले रहे हैं, तो यहाँ हो सकता है कि 11,000 रुपए ये 1 रुपए के साथ उस फिल्म के लिए काम करने के लिए आए, क्योंकि वो भड़ास उनकी वो थिएटर की दी हुई भड़ास है। उसको निकालने का जज्बा उनको माध्यम चाहिए ही चाहिए। तो थिएटर में इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ऐसी फिल्म करने के लिए वो टाइम दे पा रहे हैं। जब जो 15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी, 15 दिन के अंदर अपनी 1.5 साल की, 2 साल की भड़ास पूरी कर लेते हैं। उसके बाद बाकी दूसरी जगह दूसरा काम करते हैं। तो थिएटर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए रहा है। और मेरी फिल्म को भी आप जब भी देखें, हमारी फिल्म के अंदर कोशिश होती है कि हम थिएट्रिकल डिसिप्लिन, थिएटर के स्टाइल से काम करें। जैसे एक्टर्स डायरेक्टर का रिश्ता जैसे होता है, जैसे रिहर्सल का रिश्ता होता है, जैसे काम करने का, विचारों के आदान प्रदान का तरीका होता है, थिएटर में सब मिल करके कैसे फिल्म एक नाटक तैयार करते हैं, कैसे सेट लगाते हैं, कैसे सब कुछ उठाते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी सेम परिस्थितियां हैं। हमारे यहाँ वर्कर नहीं आएगा उठाने के लिए, रिफ्लेक्टर भी सबसे पहले डायरेक्टर उठाएगा, उसके बाद असिस्टेंट उठाएंगे, उसके बाद एक्टर्स भी सारे सामान उठा के पहाड़ों से इधर उधर ले जाने की कोशिश करते हैं। और उसमें उनको मजा आता है। खाना बैठ करके सब जमीन पे बैठ के खाते हैं। हम जहाँ शूटिंग करते हैं वैनिटी वैन भी नहीं होती। जो एक्टर्स बेचारे वैनिटी वैन के अंदर बाहर नहीं निकलते हैं, यहाँ पर बैठ करके नीचे, अरे पवन भाई इधर ही मजा आ रहा है, इधर ही ग्राउंड पे बैठ के खाएंगे सब लोग, इधर ही कौन गाँव से आ रहा है कुछ खाना, चलो मिलकर। तो पूरा थिएट्रिकल स्टाइल से हम लोगों ने फिल्म बनाने की कोशिश की है। वो शोषा जो फिल्म का है, जो नकलीपन है, हमने उसको नहीं अपनाया है। हमने जो फिल्म की अच्छी बातें उसको अपनाने की कोशिश की है और थिएट्रिकल स्टाइल से फिल्म के अंदर गए हैं। तो थिएटर कहीं मिस नहीं करते, उस वजह से उस माहौल को भी मिस नहीं करते, उस काम को भी मिस नहीं करते, उस अपने विचारों को, अपनी सेंसिटिविटी को, उसको मिस नहीं कर रहे हैं। सही बात है। आपने फिल्म मोहम्मद के बारे में बताया, क्योंकि कल देखते हुए साहब मुझे लगा कि जो बकरवाल कम्युनिटी है उसके बीच भी जो सीधे साधे सादगी वाले लोग, मासूम से लोग हैं, वो भी कैसे जो दहशतगर्द है, आतंकवाद है, उसके खिलाफ का भाव रखते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से मोहम्मद की भूमिका निभा रहा जो बच्चा है उसने एक्सप्रेस किया, और यशपाल ने बहुत ही उम्दा काम किया। और उस थॉट को कैसे वो बच्चे में इनकलकेट करता है, बच्चे में डालता है, जो बच्चा बाद में बड़ा होकर के जरूर वो दहशतगर्द के खिलाफ ही जाएगा। इस फिल्म का एक तो आइडिया कहाँ से आया और किस तरीके से आपने सोचा कि ऐसी फिल्म एक ज़रूरी है जो अभी आनी चाहिए? पहले तो यशपाल भाई की बात करूं
पिछले सवाल से भी ये लिंक होता है कि हम यशपाल भाई 15 दिन मेरे साथ थे, दिन रात मेरे साथ थे, पहाड़ों के अंदर, जंजैली के अंदर, हिमाचल प्रदेश की एक इंटीरियर प्लेस है। और 15 दिन, पहले दिन आकर के उन्होंने जो कॉस्ट्यूम पहना है, 15 दिन रात दिन वो उसी कॉस्ट्यूम में सोए हैं, उसी कॉस्ट्यूम में उठे हैं, उसी कॉस्ट्यूम में बैठे हैं। इतना उन्होंने उस कैरेक्टर को जिया है। और बच्चे को 2 मिनट के लिए भी उसको छोड़ते नहीं थे। उसके साथ 3-4 लोग थे जो उसकी फैमिली के आए हुए थे। उन्होंने उनसे बिल्कुल, मैंने भी कोशिश की, उनसे बिल्कुल उसको अलग कर दिया और अलग दुनिया के अंदर उन्होंने अपनी एक फैमिली बना ली। और लगता था कि यही सचमुच की फैमिली है। वही जमीन पे बैठ के खाते थे, वैसे ही बिहेव करते थे वो। बहुत ही उम्दा थी। और कहानी जो थी वो हिमाचल प्रदेश में, मुझे याद नहीं, बहुत साल पहले चंबा के पास एक हादसा हुआ था, सिसकती मिंजर नाम से। तो वहां पर आतंकवादियों को देखा गया था और एक लड़की 23 किलोमीटर पैदल चल के नीचे आई थी मैसेज देने के लिए। तो वो एक लाइन थी मेरे दिमाग में। और मुझे लग रहा था बच्चों के ऊपर फिल्म बनाए तो जरूरी नहीं है कि बच्चे उसके में एक्ट करें। नहीं, हम क्यों नहीं एक बड़े और बच्चे का मिक्स करके, बच्चे के जो सवाल है, खासकर बच्चे के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अगर सब कुछ तय है और भगवान अगर सब कुछ तय कर रहा है तो फिर ये लोग ऐसे आतंकवाद गोलियां क्यों चलाते हैं? ये लोग समय से पहले किसी को क्यों मार देते हैं? जो शायद भगत सिंह की किताब के अंदर भी सवाल उठा था कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो ये सब क्यों हो रहा है? जुल्म होने से पहले क्यों नहीं रोक दिया जाता? तो वो दिमाग में बहुत दिनों से कौंध रहा था, बचपन से कौंध रहा था वो सवाल। लेकिन उसका जवाब धीरे धीरे मुझे इस फिल्म को लिखते हुए, बात करते हुए, डिस्कस करते हुए समझ में आया। जो मुझे समझ आया, हो सकता है वो गलत है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता, कि भगवान के साथ शैतान हमेशा रहा है। हम किसी भी धर्म की बात कर लें, मुस्लिम कर लें, हिंदू की कर लें, क्रिश्चियन, शैतान की भूमिका कम नहीं रही है। तो बाप का कहना है कि बेटा ये भगवान की नहीं, ये शैतान की औलादें हैं। जो वक्त से पहले मौत आती है, ये ऊपर का क्या उसका नहीं लिखा हुआ था, ये बिना लिखे हुए का हुआ है, इसलिए हम रो रहे हैं, इसलिए प्रायश्चित कर रहे हैं। दूसरा, कश्मीर के अंदर जो गांव के अंदर बेचारे लोग आतंकवादी को छुपाते हैं, तो जरूरी नहीं है उनसे पैसा लेते हैं और वो करते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारी फैमिलियां महफूज रहे, हमारे लोग महफूज रहे, हमारा गाँव महफूज रहे, हमारा इलाका है महफूज रहे। वो इसलिए कि आतंकवादी आएंगे, एक रात के लिए अगर हमारे यहाँ रुक जाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारी जिंदगी तो महफूज है। लेकिन फिल्म के जरिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, आपकी वजह से, उनकी वजह से आप महफूज नहीं हो, आपकी वजह से वो महफूज है। नंबर 1। नंबर 2, आपको ये जिंदगी चुन रहे हो आप। जब आपके बेटे को, आपकी फैमिली को किसी उठा के लेके जाएंगे, गोली मारेंगे, तब भी आप जिंदगी चुनोगे या जमीर की आवाज सुनोगे? बेसिकली जिंदगी और जमीर की लड़ाई पूरे वर्ल्ड के लिए। किसी एक, हम कश्मीर की बात नहीं करते हैं, जो भी इनको पनाह देते हैं, जो भी इनको आगे बढ़पन देते हैं, वो अपनी जिंदगियां चुन रहे हैं। बेसिकली पैसा भी ले रहे हैं तो यार मेरी फैमिली आगे से सिक्योर हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी फैमिली तो बची रहेगी, वो होगा। जिंदगियां चुन रहे हैं। देखिए, जमीर मार के जिंदगी को चुनना क्या सही है? सही बात है। तो हम दूसरे तरीके से समझाना, गोली बारूद से समझाना, हमने कहीं भी फिल्म के अंदर एक ब्लड का कतरा नहीं दिखाया, कहीं भी कोई लड़ाई नहीं दिखाई है, ताकि बच्चों को हम ये बात समझा सकें, एक बहस कर सकें कि यार क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा। हम लोग जिंदगी ना चुन के जमीर की आवाज सुने, और उसके अंदर अगर कुछ बलिदान भी देना पड़े तो उसके लिए तैयार हैं, ताकि आगे सबकी जिंदगियां महफूज हो सके, जमीर बचा के। ये मुख्य उद्देश्य फिल्म का रहा है। नाम को लेके भी हमने पहले मोहम्मद नाम रखा तो हमें लगा कि कुछ विरोध हो रहा है, कुछ बुरा लग रहा है लोगों को। तो मुझे ऐसा लगा कि यार आज तक किसी फिल्म को हमने अगर शोषा किया, किसी फिल्म को हमने बहुत ज़्यादा इस तरीके से गलत तरीके से उसको पब्लिसाइज किया, तो क्या वो फिल्म हिट हुई है? मुझे नहीं लगता। पूरे वर्ल्ड में अगर हम इस तरीके से किसी चीज को, गलत चीज को करके चाहते हैं कि इसका पब्लिक के अंदर ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, मारकाट होगी, और उसके लिए अगर बाद में फिल्म हिट हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। फिल्म का अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमको अच्छी फिल्म बनानी है, हमको किसी का दिल नहीं दुखाना है। जिनके लिए हम फिल्म बना रहे हैं, अगर एक खास तबके के लिए, वो लोग भी अगर मासूम होंगे तो क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा उसके लिए। मुझे उस फिल्म को बनाने में मज़ा नहीं आएगा। मुझे मज़ा तब आएगा सोसाइटी का हर तबका, हर धर्म, हर आदमी, हर बच्चा उस फिल्म को पॉजिटिव तरीके से देखे कि नहीं, इसने हमको अटैक करके या किसी भी तरीके से गलत तरीके से नहीं दिखाया। तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम से आज तक कितनी फिल्में इस तरीके से किया गया, सेंसर बोर्ड में लाके हंगामे हुए, वो तोड़ दो, आज थोड़ा सा पैसे दे करके थिएटर तोड़ दो, उससे वो फिल्म हिट नहीं होगी है। फिल्म वो तभी हिट होगी अगर वो अच्छी होगी। अगर मुझे अपने काम पे विश्वास है तो मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। करीम मोहम्मद रहेगा, दूसरा भी कुछ हो सकता है, उससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ने वाला है।
लेकिन इस तरह की फिल्म जिसका बच्चों की फिल्म है, आपने इंडिपेंडेंट तरीके से बनाई, किसी भी कॉरपोरेट घराने की कोई मदद नहीं ली आपने, सरकारी एजेंसियों से भी मदद नहीं ली है, कितना रिस्की, कितना मुश्किल काम है और क्या प्रोस्पेक्ट देख पाते हैं, क्योंकि आप जैसे तमाम लोग पूरे देश में हैं जो फिल्में बनाना चाह रहे हैं, जिनके पास एक कंटेंट भी है, कहानी भी है, और पूरा उत्तर भारत मतलब जो उबल रहा है इस बात को कहने के लिए, लेकिन उनको तरीका नहीं मालूम हो पा रहा है कि कैसे जाएं। और आपकी फिल्म प्रेरणा बनेगी और आपका काम पूरा जिस तरीके से लगभग गुमनाम रहते हुए आपने सारा काम किया है अपना, और समय आएगा जब उसकी एक पहचान बनेगी और उसके बारे में बातें भी की जाएंगी। तो एक तो ये जज्बा कहाँ से है और किस तरीके से कौन लोग मददगार हो पाते हैं और क्या ऐसी फिल्मों का प्रोस्पेक्ट है? जी, 2-3 सवाल एक साथ कर रहा हूँ मैं पूरा जाता हूँ कि ये फिल्म जब मेरी ब्रीणा फिल्म का दिल्ली में स्क्रीनिंग हुआ तो हम ट्रेन में मैं और रवि भाई जा सकते थे। उन्होंने फिल्म देखी थी, रवि रजावल, और उन्होंने ट्रेन के अंदर ये कहानी सुनी और उन्होंने बोला इस फिल्म को मैं प्रोड्यूस करूंगा, आप जब करना चाहें, बस बजट आप देख लीजिएगा, कैसे लोगों को लाना है वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक एक्स मनी जो है वो मैं इतनी इस फिल्म के लिए आपको दे रहा हूँ, आप जैसे मर्जी इस फिल्म को बनाइए, खुले होकर के बनाइए। नंबर 2, सबसे पहले सिनेमा की हमको एक लाइन अभी समझना बहुत जरूरी है कि आज की डेट में हर आदमी फिल्म बना सकता है, जिसके अंदर जज्बा है और पैशन है, वो आदमी फिल्म बना सकता है। और ये सारी करामात हुई डिजिटल सिनेमा के आने से। जब हम पहले फिल्म बनाते थे तो घर बेचते थे, कुछ बना देते थे, बूढ़े हो जाते थे, मरते हुए सपना ही रह जाता था, काश हम भी फिल्म बनाते। आज उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। डिजिटल सिनेमा ने एक ऐसी क्रांति लाई है, उसको समझना, उसको पढ़ना, उसकी टेक्निक को, वो बहुत जरूरी है। आपको बहुत बड़ी लाइटें नहीं चाहिए, 2 ट्रक लाइट नहीं चाहिए, आपको बहुत ट्रैक ट्रॉली कुछ नहीं चाहिए, आप नेचुरल लाइट में भी कर सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल। ये दोनों फिल्में मेरी जो है इसके अंदर मतलब लाइट हमने हायर ही नहीं की। 60-70 हजार रुपए की प्रोड्यूसर को मैंने बोला था ये लाइट्स आप ले लो। हाँ, एक क्वालिफाइड कैमरामैन शुभ्रांशु चिंटू, जिन्होंने पूर्णा की, जिन्होंने फिल्मिस्तान की, उनका प्रयास ये है कि वो बोलते हैं पवन भाई आपने 60 हजार की लाइटें खरीदी थी ना पूरी फिल्म के लिए, आगे आने वाले टाइम में हम ये भी नहीं खरीदेंगे, ये भी नहीं लगाएंगे, हम नेचुरल लाइट को। एक बहुत बड़े कैमरामैन रहे हैं, उन्होंने एक बार मुझे बोला था, मैंने कहा सर मैं लाइट नहीं यूज करना चाहता, तो उन्होंने कहा तो लाइट तो चाहिए भी नहीं। मैंने कहा क्यों? कहते इसलिए कि जो मैंने तो, आप तो 3-3 ट्रक लाइट लगाते हो, आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई। कहते इसलिए क्योंकि हम सेट लगाते हैं और ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें नेचुरल क्रिएट करना है। जब आप नेचुरल लोकेशन के अंदर जा रहे हो तो मैं 2 ट्रक लाइट क्यों लगाऊंगा? सही है। तो डिजिटल सिनेमा का प्रोग्रामिंग समझना बहुत जरूरी है। हमको लाइट्स, कैमरा, ट्रैक, ट्रॉली बड़ा बड़ा शायद जरूरत नहीं है। आपका कंटेंट स्ट्रांग हो, आप टेक्निकल स्ट्रांग हो, डिजिटल का काम जानते हो, छोटी छोटी ट्रॉलियां बनी हुई है जिसको 2 लाइटमैन के साथ फिल्म पूरी। अरे वाह। और जितने नाइट सीन है, बहुत ज्यादा नाइट होते थे, हम डे फन, हम कैमरा माइक से जो आता है उसी के थ्रू काम करने की कोशिश करते हैं और मोबाइल से लेते हैं। अब ड्रोन है, लॉन्ग शॉट है, तो क्या करेंगे, मोबाइल ऑन करेंगे, रिकॉर्डर ऑन करेंगे, उसकी जेब के अंदर डाल देंगे एक्टर की, और वो उतना ले लेगा बाद में उसको। तो फिल्म मेकिंग को सीखना बहुत जरूरी है, डिजिटल फिल्म मेकिंग को। हम पुराने तरीके से चलते जाएंगे तो हम फिल्म नहीं बना सकते। तो इसके अंदर पैसा आपका बहुत कम हो जाता है। दूसरा, जो फिल्मों के अंदर वेस्टेज ऑफ मनी होती है, टाइम की वेस्टेज होती है, बहुत सी शोशेबाजी होती है, उन सब के हट के फिर हम पहली बात पे आ रहे हैं, थिएट्रिकल तरीके से फिल्म बनानी पड़ेगी, थिएटर के तरीके से अनुशासन, बिल्कुल अनुशासन बनानी पड़ेगी, प्यार से बनानी पड़ेगी और सबकी सहमति से मिलजुल करके। अकेले ऑर्डर दे करके, मॉनिटर देख करके, कुर्सी पे बैठ के हम फिल्म नहीं बना सकते। हमको उस कीचड़ में, उस जंगल के अंदर चढ़ के 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर लोगों के साथ प्यार के साथ सामान उठाते हुए फिल्म बनानी है। वो एक डायरेक्टर का वैसा तबका और प्रोड्यूसर का वैसे क्लास को अलग करके हम फिल्म बनाएंगे तो हम ऐसी फिल्में नहीं बना सकते। और मार्केट आज नहीं तो कल, ये बहुत समय आने वाला है। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी स्टार लोगों को फ्लॉप हो रही है। अब सबको मकसद चाहिए। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जब हम प्राइवेट चैनल के पास कभी जाते थे और उसके अंदर ये भ्रूण हत्या या बेटी बचाओ के ऊपर सब्जेक्ट लेके जाते थे, तो वो कहते थे आप डीडी में जाइए, हमारे को इस तरीके की फिल्म सीरियल नहीं चाहिए, ये डीडी स्टाइल का काम है। गाँव के परिवेश की आप बात कर रहे हो, लेकिन वो टाइम आया जब बालिका वधू भी चला। वो टाइम आया, आज पहले बोलते हैं भाई स्क्रिप्ट का सब्जेक्ट क्या है, सीरियल का सब्जेक्ट क्या है, कंटेंट क्या, वो छूना चाहिए। तो आप देखिए कितना बड़ा बदलाव इन प्राइवेट चैनल टीवी पे आया जो पूरी कमर्शियल है। तो फिल्म में नहीं आएगा, 100% आएगा। बनाते रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा,
एक में मार खाएंगे, दूसरी बार में मार खाएंगे, तीसरी बार फिर बनाएंगे, चौथी बार फिर खड़े होंगे, और बहुत कम पैसे में बनानी पड़ेगी ताकि प्रोड्यूसर का बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। आगे आने वाले दिनों में डिजिटल मार्केट खुलेगी, छोटे छोटे चैनल भी बनेंगे जो हमारी जैसी फिल्मों को दिखाने के लिए, हो सकता है हम थिएटर में उतना कमाल ना कर पाए, जी, जी। लेकिन हो सकता है कि अगर टाइम आए तो यही फिल्में 5 साल के बाद एक हिस्ट्री बने। जैसे लोग बना रहे हैं, बना ही रहे हैं लोग, अच्छी से अच्छी फिल्में बना रहे हैं। कड़वी हवा जैसी फिल्म को भी पब्लिसिटी मिल रही है, थिएटर मिल रहा है। मसान को भी थिएटर मिले, मसान को भी सब लोगों ने सराहा है, आंखों देखी भी सब लोगों ने सराहा है। संजय मिश्रा एज एन एक्टर किस लेवल के ले गए चीजों को, सब लोग सराह रहे हैं। वो टाइम तो चला गया, अब संजय मिश्रा का पोस्टर लगता है तो लोग देखने के लिए आते हैं। तो कितनी बड़ी क्रांति है। जी जी जी। अच्छा, पिछले 20 सालों के अपने एक्सपीरियंस को अगर आप संक्षेप में बता सकें, और क्या क्या काम है मोहम्मद के पहले आपने क्या क्या कर लिया है? मोहम्मद से पहले मैंने ब्रीना से अपनी जर्नी शुरू की फिल्म से। इससे पहले हम एक्टिंग में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से किया, लेकिन एक्टिंग में देखा कि एक्टिंग में काम नहीं मिलेगा, बहुत लोगों से भटकना पड़ेगा, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन ज्वाइन किया। पंकज कपूर साहब के साथ 4 साल रहे, उनसे बहुत कुछ सीखा फिल्म मेकिंग के बारे में। मोहनदास PLLB सीरियल आता था, दृष्टांत हम लोगों ने किया, तो वो सब दिमाग के अंदर अच्छे लोगों के साथ काम करने का हमेशा से एक विचार रहा। और फिर एक पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो का लगा कि यार बहुत परेशानी होती है बाहर जा कर के काम करवाना फिल्म को, सीरियल को, तो फिर अपना ही थोड़ा छोटा सा एक शुरू किया और धीरे क्या नाम है धीरे उसका? संकलन नाम से, संकलन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, बॉम्बे में ही। तो धीरे से वो बनाया और उसका एक ही सिद्धांत रखा है कि वहाँ बहुत ज्यादा कमर्शलाइज नहीं किया गया है। वहाँ से हरियाणा के लिए तो बहुत ही वहाँ मतलब मेरे लिए भी कमाल का रहा, हरियाणा के लिए भी कमाल। पगड़ी द ऑनर जिसको नेशनल अवार्ड मिला वो हमने सारी वहीं पर बनी। सतरंगी जिसको नेशनल अवार्ड मिला वो भी वहीं पर बनी। तो उन लोगों के साथ मिल करके कैसे हम जो क्लासिक फिल्में होती है उसको कैसे हम कम बजट के अंदर भी किस तरीके से बना सकें, और वहीं से लगा कि अब सब कुछ अपना भी हो रहा है तो धीरे धीरे हमारा भी बजट कम हो जाएगा और हम लोग फिल्म बना सकते हैं। तो अपना जो सपना था उसमें वो स्टूडियो बहुत हेल्पफुल है। पोस्ट प्रोडक्शन की टेंशन नहीं है, एक बार शूट करके ले आए और उसको वहाँ पर रख दिया, तो बनाने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। जर्नी यही है कि नाम कमाया, काम कमाया, है ना, पैसा भी आ जाएगा। अभी उस तरफ नहीं गए हैं, उसमें यही रखा, यही सोच है कि जब काम करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा, वो चाहे किसी भी परिस्थितियों के अंदर रहे, फाइनेंशियली स्थितियाँ, लेकिन उसको लगता है एक पॉज ले लें। जी, आप कामयाब हों और लगातार काम करते रहें और प्रेरक बने यंग फिल्म मेकर्स के लिए भी, जो आपकी राह पर ही चल के आप जैसा कुछ काम कर सकें। बहुत बहुत मुबारक आपको। और इस फेसबुक पर कई सारे लोग नहीं पा रहा हूँ रोशनी रिफ्लेक्शन की वजह से। आपसे एक आग्रह रहेगा कि बाद में मेरे वॉल पर जा कर के, और जैसे ही मैं आपको टैग कर पाया टैग कर दूंगा, उनके जवाब दे दें। जरूर, क्योंकि ये एक ऐसा डेमोक्रेटिक मीडियम मैंने चुना है जहाँ कोई खर्चा नहीं होता है और आप पूरी दुनिया के साथ अपनी बात शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी फिल्म के लिए भी मुबारक। धन्यवाद।